नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिल्ली में ओडिशा पर्व कार्यक्रम में की शिरकत। देश के विकास में ओडिशा की बताई महत्वपूर्ण भूमिका। कहा, पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्र को मिली तेजी। पीएम मोदी की युवाओं से राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। मन की बात कार्यक्रम में एनसीसी में युवाओं की बढ़ती भागीदारी को भी सराहा। कहा, भारतीय मूल के लोग दुनिया के हर क्षेत्र में आगे। झारखंड में 28 नवंबर को होगा सरकार का गठन। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार गठन का पेश किया दावा। इससे पहले सोरेन चुने गए इंडी गठबंधन के विधायक दल के नेता। सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। वक्फ संशोधन बिल 2024 समेत कुल 17 बिल सूचीबद्ध। पर्थ टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की खराब शुरुआत। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया है 534 रनों का लक्ष्य। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओडिशा पर्व 2024 कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। राज्य की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक परंपराओं को इस दौरान प्रदर्शित किया गया। प्रधानमंत्री ने फूड स्टॉल पर चाय की चुस्की ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों में संभावनाएं भरपूर हैं। पोर्ट विकास से लेकर कला को आधुनिकता से जोड़ना रोजगार और अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार ओडिशा की विरासत संरक्षण के साथ साथ आधुनिक विकास भी कर रही है। मैंने देखा है, उड़िया समाज चाहे जहां भी रहे, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने पर्व त्योहारों को लेकर हमेशा से बहुत उत्साहित रहा है। ओडिशा पर्व 2024 में समृद्धि, सांस्कृतिक भव्य विरासत की झलक किसी का भी मन मोह ले। ये पूर्वी भारत का ओडिशा है, जहां सागर की लहर हौसला देती है, कोणार्क का सूर्य मंदिर विज्ञान की गवाही देता है और पुरी की दिव्यता एक नई आभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए। लोक कलाओं से ओतप्रोत मंत्रमुग्ध से हो गए। उन्होंने कहा कि इस विरासत को सम्मान देना उनकी सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। आज ओडिशा के साथ साथ देश में भी ऐसी सरकार है जो ओडिशा की धरोहरों का, उसकी पहचान का सम्मान करती है। आपने देखा होगा, पिछले साल हमारे यहाँ G20 का सम्मेलन हुआ था। हमने G20 के दौरान इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और राजनयिकों के सामने सूर्य मंदिर की ही भव्य तस्वीर को प्रस्तुत किया था। प्रधानमंत्री ने ओडिशा पर्व के दौरान फूड स्टॉल पर चाय की चुस्की भी ली। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा की संस्कृति और पर्यटन स्थलों में संभावनाएं भरपूर हैं। पोर्ट विकास से लेकर कला को आधुनिकता से जोड़ना रोजगार और अवसर प्रदान करेगा। साथ ही उन्होंने साफ किया कि सरकार का मकसद पूर्वी भारत को भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाना है। एक समय था जब भारत के पूर्वी हिस्से को, ओडिशा जैसे राज्यों को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन मैं भारत के पूर्वी हिस्से को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। इसलिए हमने पूर्वी भारत के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाया है। आज पूरे पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी के काम हो, स्वास्थ्य के काम हो, शिक्षा के काम हो, सभी में तेजी लाई गई है। 10 साल पहले ओडिशा को केंद्र सरकार जितना बजट देती थी, आज उड़ीसा को 3 गुना ज्यादा बजट मिल रहा है। इस साल
ओडिशा के विकास के लिए पिछले साल की तुलना में 30% ज्यादा बजट दिया गया है। हम ओडिशा के विकास के लिए हर सेक्टर में तेजी से काम कर रहे हैं। ओडिशा पर्व जैसा आयोजन राज्य के विभिन्न परंपराओं, लोक कलाओं और शिल्प कला को वैश्विक फलक देगा, जिससे पर्यटन और रोजगार में नई संभावनाएं खुलेंगी। इसी कड़ी में केंद्र सरकार इस बार जनवरी में प्रस्तावित प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार ओडिशा में आयोजित कराने जा रही है, जो राज्य की विरासत को आधुनिकता से नई पीढ़ी के साथ जोड़ेगा। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से आरंभ हो रहा है। सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई और बैठक में 32 दलों के नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, उत्तर भारत में प्रदूषण समेत जो मुद्दे उठाने की बात कही है, उससे स्पष्ट है कि हंगामेदार रहेगा संसद का शीतकालीन सत्र। हालांकि सरकार ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में प्रमुख दलों के सदन के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें 32 दलों के नेताओं ने भाग लिया। विपक्षी दलों ने बेरोजगारी, उत्तर भारत में प्रदूषण, शेयर बाजार के गिरने, मणिपुर के हालात जैसे मुद्दों को सत्र के दौरान उठाने की बात कही। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रिकॉर्ड टूट चुके सारे। इसके अलावा उत्तरी भारत में पॉल्यूशन की स्थिति गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। देश जानना चाहता है, कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए मुद्दा उठाया है कि पॉल्यूशन के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। सरकार ने साफ कहा है कि वो सभी अहम विषयों पर सदन में नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है। विपक्षी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग की अपील भी की गई है। हम चाहते हैं कि विषय अच्छी तरह से लोकसभा, राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। सरकार तैयार है किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए। सरकार की ओर से हमेशा तैयार होते हैं। हम सिर्फ अनुरोध यही करते हैं कि सदन अच्छा से चले, हंगामा ना हो। कोई भी विषय पार्लियामेंट में रखता है तो शांतिपूर्वक उस विषय को चर्चा होगा तो बहुत लाभ मिलेगा। सत्र के दौरान 26 नवंबर को संविधान सदन में भारत के संविधान के अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरा होने पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विशेष मौके पर संविधान सदन में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। संविधान सदन में दोनों सदन के सदस्यों के साथ देश के महामहिम आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां एड्रेस करेंगे और साथ साथ में कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हम रिलीज करने वाले हैं। संविधान से जुड़े हुए कई चीज़ें प्रकाशित होने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं मालूम कि संविधान बनाने से पहले क्या क्या प्रक्रिया हुई थी। 25 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 17 विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं, जिसमें वक्फ संशोधन बिल भी शामिल है, जिस पर संसदीय समिति की रिपोर्ट सत्र शुरू होने के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक आनी है। इसके अलावा भारतीय वायुयान बिल 2024, रेलवे संशोधन बिल 2024, मर्चेंट शिपिंग बिल 2024, बैंकिंग लॉ संशोधन बिल 2024 सहित कई विधेयक सदन से पारित किए जाने के लिए रखे जा सकते हैं। शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से तो अहम है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी सत्र के दौरान चर्चा होने की उम्मीद है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बात यूपी की करें तो यूपी का संभल आज एक दुर्भाग्यपूर्ण अराजकता का गवाह बना। अदालती आदेश पर एक सर्वे टीम शाही जामा मस्जिद पहुंची तो कई स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए। हालांकि सर्वे का काम पूरा किया गया, परंतु भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और हिंसा की। 20 पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं और 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है।
20 लोगों को हिरासत में लिया गया है और संभल में इंटरनेट सेवाएं 24 घंटों के लिए रोक दी गई हैं। अदालत के आदेश पर रविवार की सुबह एक बार फिर सर्वे टीम उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद पहुंची तो कई स्थानीय लोग इसके विरोध में उतर आए और देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ ने सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिस पर पथराव कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि पत्थरबाजी और झड़प के बीच ही अदालत द्वारा नियुक्त सर्वे टीम ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे का काम पूरा किया। स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है। सरकार ने कोर्ट के आदेश के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। जब टीम निकली सर्वे करने के बाद तो उसके बाद उन्होंने खूब पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके। 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद बीती 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद के प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था। मस्जिद के सर्वे के लिए रविवार को भी टीम पहुंची थी, तभी बवाल हो गया। हिंदू पक्ष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विवादित मस्जिद को अपने नियंत्रण में लेने का अनुरोध किया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जो फीचर्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो चुकी है एडवोकेट कमीशन महोदय द्वारा और अब ये सर्वे पूर्ण हो चुका है और अब 29 नवंबर को जो इस केस की तारीख निर्धारित है, मुझे ऐसी आशा है कि एडवोकेट कमिश्नर महोदय अपनी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कुछ लोगों ने लोगों को भड़का दिया और उकसा दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। हम कानून को कानून के जरिए, मजबूत सबूतों के जरिए, मजबूत दलीलों के जरिए लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये जगह पहले श्री हरि मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने का भी दावा किया गया है। ये दावा पुराने नक्शे के आधार पर किया गया है। 19 नवंबर 2024 को अदालत में मुकदमा दायर किया गया, जिसके बाद धर्मस्थल को लेकर कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया। 95 पेज की याचिका में हिंदू पक्ष ने 2 किताब और 1 रिपोर्ट को आधार बनाया है। इसे बाबरनामा, आईना-ए-अकबरी और एएसआई की 150 साल पुरानी रिपोर्ट शामिल हैं। संभल की सिविल कोर्ट ने 1 हफ्ते में कोर्ट कमिश्नर से सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश के खिलाफ जामा मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में अपील दाखिल की है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद मुगल काल में बनाई गई थी। विवाद के कारण न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और मस्जिद का सर्वेक्षण कराया। 19 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में मस्जिद का सर्वे किया। मामले पर अब अगली सुनवाई 29 नवंबर 2024 को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर झारखंड के निवर्तमान मुख्यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। रविवार को दिन भर चली गहमा गहमी के बीच हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। क्या कुछ रही रांची में गतिविधियां, राजभवन से बता रहे हमारे संवाददाता राजेश राज। सबसे पहले रविवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति के साथ महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया। इसके बाद हेमंत सोरेन राजभवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के निर्देश दिए और उन्हें कहा कि पद पर रहते हुए अपना काम करते रहेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए हेमंत सोरेन जब राजभवन से बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण एक भव्य समारोह में होगा। राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण भी मिल गया है। ऐसे में झारखंड में नई सरकार बनने का रास्ता साफ हो चला है। सिर्फ सवाल वही है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे और किसको कितनी भागीदारी, हिस्सेदारी मिलेगी। कैमरामैन संदीप मूर्ति के साथ राजभवन रांची से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए।
और वहीं उधर मुंबई में राष्ट्रवादी विधायकों की हुई बैठक में अजित पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। मुंबई में अजित पवार के आवास पर निर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में अजित पवार की पार्टी एनसीपी के सभी विधायक मौजूद थे। इस बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चुनाव में अजित पवार गुट को भी अच्छी सफलता मिली है। इस चुनाव में अजित पवार गुट ने सिर्फ 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। 41 सीटों पर अजित पवार गुट के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। हमारे पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव पार्टी जो एनसीपी की है, उसके नेता के पद पर अजीत पवार साहब का वहाँ पर चयन किया। सभी ने स्वागत किया इस बात का और साथ साथ में अजीत पवार साहब को ये अधिकार दिया कि आगे की जो भी बातचीत है उसमें आप पार्टी के हिसाब से योग्य निर्णय लीजिए। सरकार में शामिल होने का भी निर्णय आपको अधिकार दिया गया है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने आवास पर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान एकनाथ शिंदे ने महायुति को चुनने पर सभी माझी लाडकी बहन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम अपना वादा पूरा करेंगे और माझी लाडकी बहन को 2100 रुपए देंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इटली की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर ने रोम में भारतीय दूतावास के नए परिसर का उद्घाटन किया। एस जयशंकर ने एक्स पर कहा कि इससे हमें इटली में भारतीय समुदाय को बेहतर सेवा देने में भी मदद मिलेगी। और वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को जमकर भीड़ उमड़ी। मेले में जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह में शामिल हुए, तो वहीं बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बिहार पंडाल का उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में रविवार को हर तरफ केवल भीड़ ही भीड़ थी। मानो दिल्ली एनसीआर का हर व्यक्ति मेले का दीदार कर लेना चाहता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा भीड़ तो महिलाओं के लिए लाए गए सौंदर्य प्रसाधनों पर देखने को मिली। यहाँ मिल रहे अच्छे रुझानों से व्यापारी वर्ग भी काफी उत्साहित नजर आया। हमने इस बार विटामिन सी को काफ़ी जो है हाईलाइट किया है और जैसे उसके साथ जैसे हाइलुरोनिक एसिड के प्रोडक्ट्स हम लेके आए हैं, प्लस हम जो है ग्लूटाथायोन को एक एजेंट लेके आए हैं। तो बहुत कुछ टेक्निकल और प्लस हर्बल का ये मिक्स है, तो जो कि कस्टमर की स्किन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा, हेल्दी करेगा। और यहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हम लोगों को मिल रहा है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं था इतना भीड़ होगा, तो जो उम्मीद से भी ज़्यादा भीड़ है, तो अच्छा लग रहा है देखकर कि कस्टमर आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। रविवार को ही बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने विकसित बिहार की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाने वाले बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया। विकसित भारत 2047 की थीम के तहत आयोजित इस मेले का बिहार साझेदार राज्य के रूप में हिस्सा ले रहा है। हॉल नंबर 2 में स्थित बिहार पवेलियन राज्य की सांस्कृतिक विरासत और औद्योगिक प्रगति का जीवन प्रदर्शन कर रहा है। बिहार पवेलियन में बिहार सरकार की हम लोग की कोशिश रही कि बिहार जो हमारी एक बहुत ही समृद्ध विरासत रही है, हमारी संस्कृति बहुत ही गौरवशाली, हमारा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, और जो एक आधुनिक बिहार है, जो विगत 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है, उसको दिखाने का हम लोगों ने प्रयास किया है। मेले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। साथ ही कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस बार तमाम राज्यों के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र पंजाब के लजीज व्यंजन बने हुए हैं। आखिर कैसे हैं ये व्यंजन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता गिरीश निशाना। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में तमाम राज्यों के व्यंजन देखने को मिल रहे हैं। लोग जमकर चटकारा लगाते नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़
साडा पंजाब पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग सिंह राणा जी। शुक्रगुजार हैं अपने राज्य के प्रबंधकों का जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम अमृत सिंह जिन्होंने हमारे पर भरोसा करके हमें ट्रेड फेयर में इस बार फिर मौका दिया। और हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब का जितना कुजीन है और जो टेस्ट वैरायटी है, जो लोगों को स्वाद लगे, हमने पूरा का पूरा व्यवस्था करी है हम लोगों की। और ये आप भीड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों को इस चीज़ पसंद आ रही है। हमने यहाँ पर चूँकि गैस और यहाँ पर अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इलेक्ट्रिक जो यूटेंसिल्स हैं उसके ऊपर हमने कोशिश करी उन चीज़ों को बनाने की, क्योंकि पंजाब एक रिच फूड है, वहाँ पर लोग खाते हैं और वो अच्छा खाना खाते हैं। तो तंदूर के अलावा हमने कुलचा जो भी निकल के आ रहा है हमारा किसी बेस के जिससे निकल के आ रहा है हम उसको दे रहे हैं। मक्के की रोटी साग लाइव बन रही है हमारी, सब कुछ व्यवस्थित है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी जो खा के जाए उसके चेहरे पे खुशी हो और उसको पूरा आनंद आए। सर, सबसे ज़्यादा किस व्यंजन पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है? लोग ज़्यादा क्या पसंद कर रहे हैं? देखो, ज़्यादा लोग यहाँ पर मक्के की रोटी साग को पसंद कर रहे हैं, हमारी पंजाबी थाली है उसको पसंद कर रहे हैं, अमृतसरी कुलचे को पसंद करते हैं और सोया चाप को पसंद कर रहे हैं मेन। और पंजाब की हमने लस्सी स्पेशल रखी हुई है। लोगों को हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक ना पिएं, पंजाब की लस्सी पिए ज़्यादा तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो अगर आप भी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में घूमने आ रहे हैं तो इन राज्यों के व्यंजनों का लुत्फ लेना ना भूलें। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और वहीं भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO और वैश्विक बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 की रिपोर्ट में देश का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। भारत ने वैश्विक पेटेंट आवेदनों में मजबूत प्रगति की है और 2024 विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट में 6वां स्थान प्राप्त किया है। 2023 में 64,480 पेटेंट दाखिल किए गए थे। इसमें सालाना आधार पर 15.7% की वृद्धि देखी गई है। पेटेंट आवेदनों में भारत से पहले चीन, अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन एप्लीकेशन में भी भारत का प्रभाव बढ़ा है। भारत में बौद्धिक संपदा में वृद्धि के लिए सरकार की ओर से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार द्वारा 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार को लॉन्च किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UPI नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है और इसके कारण भारत डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि UPI के जरिए अक्टूबर में 16.6 अरब लेन देन हुए हैं। साथ ही इस दौरान इंस्टेंट डेबिट रिवर्सल 86% रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 77% था। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत का UPI एक ओपन एंडेड सिस्टम है। इसमें एक सिंगल एप्लीकेशन के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या फिर व्यक्ति से व्यापारी के लेन देन जो आसानी से लेन देन है वो आसानी से किया जा सकता है। वहीं पात्रा ने कहा है कि भारत में ग्रामीण आबादी का लगभग 40% और 20 से 30 वर्ष आयु वर्ग की कुल आबादी के 78% लोग इंटरनेट का उपयोग करते हैं, जिनमें से लगभग 1/3 परिवार उपभोग्य सामग्रियों और सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। केंद्रीय बिजली, आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में विद्युत मंत्रालय के पंडाल का उद्घाटन किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने NTPC मंडप का भी दौरा किया। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने पराली की समस्या से ऊपर आयोजित एक नुक्कड़ नाटक को भी देखा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे मेले के आयोजन से लोगों में ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि होती है। गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती एक्सप्रेस की दिल्ली में विशेष स्क्रीनिंग की गई। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हिस्सा लिया। ये फिल्म 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुई उस घटना पर आधारित है जिसमें साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगा दी गई थी। इस घटना में अयोध्या से लौट रहे 59 हिंदू तीर्थयात्री और कार सेवक मारे गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ब्रिटेन और जर्मनी के 6 दिनों के दौरे पर हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने और निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए वो 2 देशों का दौरा कर रहे हैं। विदेश यात्रा के दौरान उनका 3 दिन ब्रिटेन के लंदन, बर्मिंघम और 2 दिन जर्मनी के म्यूनिख और स्टटगार्ट शहर का दौरा करने का कार्यक्रम है। इन स्थानों पर वो औद्योगिक सहयोग के प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे।
भारतीय नौसेना की नौका INSV तारिणी नाविका सागर परिक्रमा के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल से न्यूजीलैंड के लेटलटन के लिए रवाना हो गई है। सागर परिक्रमा 2 को 2 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। नौका तारिणी नाविका सागर परिक्रमा 2 नामक एक वैश्विक परिनौचालन अभियान पर है, जिसमें भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी दुनिया का चक्कर लगा रही हैं। भारतीय सेना ने गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सेना परेड दिवस 2025 का प्रोमो वीडियो लॉन्च किया। सेना दिवस परेड इस बार पुणे में आयोजित की जाएगी। आर माधवन और अकुल प्रीत जैसी फिल्मी हस्तियों ने वीडियो के प्रति उत्साह जताया। सिख संप्रदाय के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस रविवार को मनाया गया। 1675 में इसी दिन श्री गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से कई इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू समेत कई पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। कश्मीर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर भी तेज हो गई है। पर्यटन बढ़ने से होटल कारोबारियों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। और पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हार का खतरा मंडराने लगा है। भारत द्वारा 534 रनों का विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरे दिन की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बेहद खराब रही। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन बना लिए हैं। और इससे पहले तीसरे दिन भारत ने यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के शतक की मदद से दूसरी पारी 6 विकेट पर 487 रन बनाकर घोषित की। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया में पहला और करियर का चौथा शानदार टेस्ट शतक जमाया। यशस्वी जायसवाल 161 रन बनाकर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले मैच में शतक जमाने वाले तीसरे भारतीय बने हैं। उनसे पहले सुनील गावस्कर ने 1977 और एस जयसिम्हा ने 1968 में ये कारनामा किया था। वहीं केएल राहुल 77 रन बनाकर आउट हुए। कोहली ने टेस्ट करियर का 30वां शतक लगाने में सफलता पाई। उनके शतक लगाते ही कप्तान बुमराह ने पारी घोषित कर दी। कोहली 100 और नीतीश कुमार रेड्डी ने 38 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत में शारीरिक शिक्षा, खेल और फिटनेस के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों और प्रशिक्षकों को केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा 7वें फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में भारतीय पहलवान चिराग चिकारा को इमर्जिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में खेल मंत्रालय के संयुक्त सचिव कुणाल, खेलो इंडिया के हाई परफॉर्मेंस मैनेजर और अर्जुन पुरस्कार विजेता यशपाल सोलंकी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज मुझे बेस्ट योगा टीचर अवार्ड मिला है और मैं अपनी फील्ड में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको अवेयर करती हूँ, कैंसर के लिए अवेयर करती हूँ, डिसीज़ के लिए अवेयर करती हूँ कि जो भी आपको मेडिकल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आप उस योगा करें और उस हेल्थ इश्यूज़ से आप निरोगी हो जाएं। धीरे धीरे आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते जाएं, जिससे आपकी लॉन्ग लाइफ भी होगी और आप एक हेल्दी लाइफ भी जिएंगे। और उसी इन्वायरमेंट को मैं पूरी लाइफ में लोगों के थ्रू पहुंचा रही हूँ, अपने थ्रू लोगों को पहुंचा रही हूँ कि जिससे वो अवेयर रहें अपने हेल्थ के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।